हेलो एवरीवन, दिस इज कुमुद मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी में। और आज हम फिर से वापस आ गए एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इंडियन इको का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम पे, के समय पे हमारे इंडिया की क्या हालत थी। हम थोड़ा सा प्रायर डिस्कशन भी करेंगे, उस टाइम का डिस्कशन भी करेंगे, उसके बाद थोड़े क्या क्या चेंजेस हुए उसका भी डिस्कशन करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया उसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक रिवीजन वीडियो है, करीब 25 मिनट के आसपास की होगी। इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की गई है। ये मोर देन सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि देखो इसको पढ़ने में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, कुछ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बस क्विक रिवीजन वीडियो है आपके लिए। तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का क्या सीन था? देखो, ब्रिटिश रूल से पहले हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना, इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली अग्रेरियन, यानी कि ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। किस पे? एग्रीकल्चर पे थी। थ्राइविंग हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स, जिसमें हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी चीजों के लिए फेमस थे, और टेक्सटाइल्स के लिए, कपड़ों के लिए फेमस थे, जो कि सारे के सारे हाथ से बनते थे। ठीक है, और स्किल जो मैसन्स होते हैं इनको द्वारा बनाए जाते थे। विलेज सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि एक विलेज बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, वहीं पर सामान बनता था और वहीं पर परचेज कर लिया जाता था, वहीं पर लोगों की इनकम हो जाया करती थी और लोगों को रोजगार मिल जाया करता था। ठीक है, एंड लोकल ट्रेड वर कॉमन। उस टाइम पे लोकल ट्रेड बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था, कि एक विलेज के अंदर हो रहा है या विलेज से बाहर एक स्टेट में हो रहा है, बहुत इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो रहा है उतना। इंडिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। उस टाइम पे टेक्सटाइल के बहुत फेमस थे, स्पाइसेस के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, एंड अदर गुड्स। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे पहले। और हमें जेन्युइनली अंग्रेजों ने भी हमें सोने की चिड़िया बोला था, क्योंकि यहाँ पर इतना इतना वेल्थ, इतना सोना, इतना पैसा हुआ करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान क्या क्या हुआ, ध्यान से देखना। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया के रिसोर्सेस को, कन्वर्ट किया इनटू रॉ मटेरियल सप्लायर। यानी सिंपल सी बात है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ इन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर नील उगता है, इंडिगो, यहाँ पर गन्ना उगता है शुगर के लिए, यहाँ पर स्पाइसेस है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यहाँ पर सोना, वो आयरन ओर निकलता है, जैसे जैसे लोहा निकलता है, टिन निकलता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल का ये अच्छा सोर्स है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिक्स खेल करके सारे राजाओं को खत्म करते करते उन्हें पूरे की पूरी इंडिया पे कैप्चर कर लिया, और इंडिया को ना एक रॉ मटेरियल, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ना ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग टाई पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के बैठे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा कहाँ से रहे हैं? वो सारे के सारे लोग पैसा कमा रहे हैं उस फैक्ट्री से, जहां पर एक मजदूर एक कम अंधेरी जगह पे गर्मी में मर रहा है। वहां से पैसा आ रहा है, मजे कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉइज कर रहे हैं, ओनर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही था। तो मजे कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, यूरोपियंस कर रहे थे, लेकिन सफर कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। क्या आज भी कर रहा है? हाँ, आज भी कर रहा है। इंडिया आज बहुत बड़ा कंजम्पशन एक कैपिटल है, जहां पे पूरी दुनिया से सामान बनता है, यहाँ बेचा जाता है, यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं, पेमेंट सारी विदेश वाले जाते हैं, सारा प्रॉफिट विदेश वाले जाते हैं, वो कमाते हैं, वो ऐश करते हैं, मौज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे आज भी चल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, यानी इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जैसे जैसे गुड़ बनाने का जो होता है, एक छोटा सा फैक्ट्री कह लो, कुछ भी कह लो, एक गांव के बाहर बना रखा होता है, झोपड़ी सी होती है, वहां पर गन्ने का जूस निकाला जाता है, गुड़ बनाया जा रहा होता है, तो वो एक लोकल लेवल की इंडस्ट्री है। तो वो तो खत्म कर दी गई, और बड़ी बड़ी साइज की मेजर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बहुत कम बनाई अंग्रेजों ने। ठीक है, क्योंकि उनका फोकस यही था कि भाई यहाँ से गन्ना बनेगा, यहाँ से चीजें बनेगी, यहाँ से नील निकलेगा, हम सारा कहाँ ले जाएंगे? हम उसे लंदन लेके जाएंगे, लंदन में उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो फिनिश गुड इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, फिर इंडिया में यूज किया जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इंडिया से निकला लोहा, उस लोहे को कहाँ लेके गए? उसको लेके गए लंदन, वहां पर उसे क्लीन किया, आयरन ओर को अलग किया, मिट्टी को अलग किया, लोहे से लालटेन बनाया, फिर लालटेन बना के इंडिया आया, फिर इंडिया बिक रहा है। यानी कि एक लालटेन तक जो इंडिया बिक रहा था वो कहां से आ रहा था? वो ब्रिटेन से आ रहा था। ये इतना बुरा हाल हो रखा था। ठीक है, और इंडिया में क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि इंडिया में इनको बनाने नहीं दिया जाता, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। वो आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे किया, क्या किया करते थे। उनका मेनली टारगेट ये था कि भाई इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन सारा कहाँ होना चाहिए? यूरोप में होना चाहिए, ताकि सारे यूरोप के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे वाज सर्व टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। हमें लग रहा है कि रेलवे हमारे भलाई के लिए आया था, लेकिन जेन्युइनली बात देखो, हमारी भलाई तो हुई, कोई कहने वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडर्न हो गया, फास्ट हो गया, कंपेयर टू बैलगाड़ी से दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा करना, उससे तो फास्ट ही हो गया। लेकिन मेनली क्या था, रेलवे उन्होंने बनाई किस लिए? उन्होंने बनाई कि जहां पर भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे सेंट्रल, मान लो कि मध्य प्रदेश में लोहा बहुत सारा निकलता है, आयरन ओर निकलता है, लेकिन मध्य प्रदेश से वो लोहा बॉम्बे के पोर्ट्स तक, बंदरगाह तक पहुंचेगा कैसे? भारी भी होता है वजन में, इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उनका इंटरेस्ट ये था बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या कहते हैं, उस टाइम कंडीशन क्या थी? सबसे पहली बात तो हमारी स्टैग्नेंट यानी कि जीरो ग्रोथ इकोनॉमी थी। कौन सी? जीरो ग्रोथ इकोनॉमी। जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% या 0.5% के बीच में था, कोई एक्यूरेटली नहीं जा सकता, लेकिन लगभग इसके बीच में था, यानी कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर थी। हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, और इतनी बैकवर्ड थी कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो था वो 230 रुपए पर एनम था। यानी कि आज जो पर कैपिटा इनकम लगभग 1,80,000 रुपए, हालांकि आज भी कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम और बुरा हाल था। तो उस टाइम सिर्फ 230 एक आदमी औसतन पूरे साल में सिर्फ 230 रुपए पर एनम कमाया करता था, यही पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, राइट? इतना बुरा हाल था। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही कम और ना के बराबर इंडस्ट्रीज थी, जीरो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ये कह लो, और जो भी थी वो अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए लगा रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जमीन से निकला आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है? मट्टी मिला हुआ, टिन मिला हुआ लोहा होता है। उसको गर्म करते हैं, मट्टी अलग करते हैं, अशुद्धियां अलग करते हैं, फिर इसमें से बिल्कुल प्योर लोहा निकलता है। अब क्या है कि मट्टी लगा हुआ लोहा, मट्टी मिला हुआ लोहा लंदन लेके जाएंगे, इतना भारी, उसे क्या करना है? तो यहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दी जो लोहे को सिर्फ साफ करने का काम करती है, और प्योर लोहा निकलता है। उस प्योर लोहे को जहाज पे लाद के ब्रिटेन ले जाया जाता है, वहां पर उससे फैक्ट्रीज में उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे लालटेन बनाया जाता है, लालटेन फिर इंडिया ला करके फिर बेचा जाता है। ये कर रखा था, जो उनके मतलब की छोटी मोटी 2-4 इंडस्ट्री से बस वही लोगों ने लगा रखी थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, हम हर तरीके के फिनिश गुड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? ब्रिटिशर्स पे। सारा का सारा बना हुआ सामान जो फिनिश गुड होता है, सारा का सारा ब्रिटेन से आया करता था, ठीक है? इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है? लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहर नाम मात्र के थे, कुछ लिमिटेड शहर थे, वो भी सिर्फ अंग्रेजों ने अपने काम के लिए बना रखे थे। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली था, लेकिन दिल्ली एक मेजर कंट्रोल सेंटर था। मुंबई था, कोलकाता था, लेकिन कंट्रोल सेंटर था। शिमला उन्होंने बनाया अपने मतलब के लिए बनाया, जहां पर उनको कंट्रोल सेंटर चाहिए था, जहां पर वो रह सके, अपना आराम कर सके, ठीक है? उन्होंने अपने मतलब के लिए जहां जहां कंट्रोल की जरूरत थी वहां छोटे छोटे शहर उन्होंने बसाए। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अब आपको लग रहा होगा, आपने कभी ना कभी सुना होगा अंग्रेज, कभी ना कभी कई बार रील्स में आता है। पता है कुल मिला के कितने अंग्रेज थे जी? 1 लाख अंग्रेज थे इंडिया में, जो लगभग लगभग 40 करोड़ इंडियंस पे रूल कर रहे थे। तो मैं तो नहीं कहता 1 लाख, लेकिन यार 8-10 लाख से ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से पर्सनली, ठीक है? क्योंकि 1 लाख से ऊपर अंग्रेज तो मुझे लगता है कि लगभग 50-60 हजार अंग्रेज की, लगभग 1 लाख अंग्रेज तो सिर्फ शिमला में रहते थे, ठीक है? तो बात करते हैं, ये लगभग मान लो 10 लाख का नंबर ले लेते हैं, ये 10 लाख लोग 40 करोड़ लोगों पर राज कैसे कर रहे थे? बेसिकली उन्होंने किया क्या, ब्रिटिशर्स ने, जो राजा महाराजा के टाइम पे हुआ करता था, मनसबदार, 5,000 मनसबदार, संवतदार, इस तरीके से बहुत बहुत सारे लोग हुआ करते थे, जो अलग अलग जगह के गवर्नर हुआ करते थे। जैसे सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में सुनो, आपके घर के बाहर नाली बह रही है और रोड टूटा पड़ा है, तो उसके लिए क्या मोदी जी आएंगे? नहीं ना। तो उसके लिए मान लो दिल्ली की सरकार क्या रेखा गुप्ता आएगी? नहीं ना। उसके लिए कौन आएगा? आपके एरिया का जो जो आपका काउंसलर है, निगम पार्षद है, अगर गांव में रहते हो तो वहां पर जो प्रधान है उसको ढूंढा जाएगा। तो वैसे ही कंट्रोल को सही तरीके से करने के लिए, किसी मैनेजमेंट को सही तरीके से करने के लिए अपनी पावर्स डिवाइड कर दी जाती है। वैसे अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? अंग्रेजों ने लैंडलॉर्ड्स, जमींदार रख रखे थे, और जमींदार बेसिकली करते क्या थे? जमींदार लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, अपना हिस्सा अपने पास रखते थे, और बाकी हिस्सा अंग्रेजों को पहुंचा दिया करते थे। तो इस तरीके से इसको बोला गया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और ये फ्यूडलिज्म वर्ड कहां से आया? ये यूरोप से ही आया है। फ्यूडल्स वो हुआ करते थे जो बहुत बड़े एरिया में छोटे छोटे, बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्यूडल्स हैं जो राजा के अंडर में काम करते हैं। जब भी राजा को जरूरत होती है सेना की या पैसे की या किसी चीज की, तो फ्यूडल्स राजा को सपोर्ट करते हैं, मतलब राजा फ्यूडल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है? इस तरीके से होता है। तो जमींदारों को, बहुत बड़े बड़े जमींदारों को फ्यूडल्स कहते थे, और उनके छोटे लेवल के जमींदारों को सेमी फ्यूडल कहते थे, यानी हाफ फ्यूडल, हाफ जमींदार। तो इन्हें लैंडलॉर्ड्स भी कहा जाता था। इनको अपॉइंट कर रखा था इन्होंने अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1857 में जब क्रांति आई थी, 1857 में पहली वाली, तो आपको क्या लगता है खाली अंग्रेज सफिशिएंट थे टैकल करने के लिए? नहीं, बहुत सारे राजे रजवाड़े जो जिनको सेमी फ्यूडल के तौर पे अपॉइंट कर रखा था, उन्होंने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, इस क्रांति को, इस क्या कहते हैं इसे, म्यूटिनी को, हाँ म्यूटिनी कहते हैं इंग्लिश में, म्यूटिनी को दबाने में, खत्म करने में, ठीक है? तो यानी कि राजा के द्वारा अपॉइंटेड बहुत सारे छोटे छोटे, ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंटेड छोटे छोटे जमींदार वगैरह को फ्यूडल्स कहते थे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर की क्या हालत है? देखो बहुत बुरा हाल था, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये लो, यहां आ गए हम लोग। मान लो कि ना चाइना में एक एकड़ में मान लो 500 केजी जो है राइस उगता है, और चाइना के पास कुल मिलाकर के 100 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है? 100 एकड़ जमीन है।
तो 500 केजी राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 एकड़, कितना कितना प्रोडक्शन हो गया 500, और ये हो गया 50,000 किलो गेहूं का राइस का प्रोडक्शन हो गया। इंडिया में 1 एकड़ में सेम, इंडिया में 1 एकड़ में सिर्फ 300 किलो ही गेहूं उगता था राइस। और इंडिया के पास मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास भी 100 एकड़ जमीन है, तो कितना उगना चाहिए 30,000 किलो गेहूं उगना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इतना भी नहीं उग रहा था गेहूं, उसमें बहुत कम उग रहा था, सिर्फ 20,000 किलो ही गेहूं उग रहा था। तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी, यानी 1 एकड़ में हम कम गेहूं उगा पा रहे हैं, कम चावल उगा पा रहे हैं, और ओवरऑल हमारा कुल मिला के जो कंप्लीट प्रोडक्शन होना चाहिए था इसके हिसाब से 30,000 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ 20,000 किलो ही प्रोडक्शन हो पा रहा था। तो यानी कि प्रोडक्टिविटी भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है। अब बोलोगे सर इसके बीच में कोई बेसिक सा मीनिंग बताओ, सिंपल सी लैंग्वेज है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। मान लो एक पर्सन है, इसके ना 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन है इसके, और सारे ही नालायक है, जीरो है, तो इसका प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हाई है, भाई 10 बच्चे पैदा कर दिए, बहुत सारा प्रोडक्शन है, एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो, कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ। एक तरफ दूसरा एग्जांपल, एक और पर्सन है, इसके 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही कामयाब हैं, तो इसका प्रोडक्शन तो कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। यानी हमें मेन प्रोडक्टिविटी चाहिए, बेसिकली प्रोडक्शन तो चलो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन हमें मेन प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमारी वो भी कम थी और प्रोडक्शन भी हमारा कम था। यानी कि ना, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ना इंडियंस के बच्चे हो रहे थे ना बच्चे कामयाब हो रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, जज्बाती बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, पता लगे कोई इसका वो कुछ काट के मीम वगैरह कुछ बनाते, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम थी हमारे देश की। एक्सप्लोटेशन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारों ने पूरा हड़प रखा था, जमींदारों ने बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बना रखा था, कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ बर्बादी हो गई, हमें नहीं पता, भाड़ में जाओ, तुम कुल मिला के टैक्स पे करो, लगान पे करो, लगान मूवी याद हो गया आप लोगों को, लगान पे करो, लगान पे करने के लिए पैसा नहीं है, पहले अपने अपने खेत दे दो, खेत नहीं है जमीन दे दो, जमीन नहीं है कुछ नहीं है, तो आपको बंधुआ मजदूर बना लेंगे, आपके हाथ पे टैटू बना देंगे, आपको धर लेंगे, फिर क्या करेंगे, आपके बच्चे पैदा होंगे, उनको भी बंधुआ मजदूर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ करता था, भाई लगान देना है मतलब देना है, हमें नहीं पता कहां से लाओगे, ठीक है। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, बेसिकली पहले क्या था कि हम करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी जितना खाना है बस उतना ही उगाना है, ज्यादा नहीं उगाना। फिर हमें फोर्स किया गया कि ओपियम उगाओ, क्या उगाओ, ओपियम यानी कि अफीम उगाओ, क्या उगाओ, शुगर केन उगाओ, क्या उगाओ, इंडिगो उगाओ। अपने इंडिगो के लिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा शुक्ला वाला, जो इंग्लिश की बुक के अंदर में है। तो ये जबरदस्ती ये फसलें उगाई जाती थी। इन फसलों की समस्या क्या है, जहां पर इंडिगो उगेगा, इसका अगर 10 फुट का पौधा है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 10 फुट की इसकी जड़ भी होती है जमीन के नीचे, तो ये क्या करती है, ये सारा का सारा ना पानी पी जाती है जमीन में से, और जहां पर अगर आपने इंडिगो उगा दिया, वहां पर आने वाले 8-10 साल तक आप चावल नहीं उगा सकते, और कोई भी ऐसी खेती नहीं कर सकते जिसको पानी ज्यादा चाहिए, ये समस्या हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फोर्स कमर्शियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे खाने के भी लाले पड़ गए, बहुत बुरा हाल हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर कई जगह पे बैल के द्वारा और हल के द्वारा किया जाता है, आपने देखा होगा हल इस तरीके का होता है, यहाँ पर बैल बांध दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज भी एग्रीकल्चर जो है बैल और हलों के द्वारा होता है। और आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता में जब टेराकोटा यानी कि चीनी मिट्टी के जो खिलौने निकले थे, उस टाइम में क्या बताया गया था कि खेती कैसे होती है, हल से होती है, बैलों से होती है। सोचो कि कितना बुरा हाल है कि आज भी लगभग 3-3.5 साल हो गए, आज भी इंडिया में यही हाल है, कई जगहों पे बैल से और हल से खेती हो रही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट आज भी प्रॉब्लम है। गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टेलर्स, अब क्या हुआ, एक किसान की जमीन चली गई किसके, लैंडलॉर्ड के पास, अब उसमें खेती कौन कर रहा है, उस पर बंधुआ मजदूर वही किसान खेती कर रहा है जिसकी जमीन हुआ करती थी, वो खेती सारी रख ले रहा है, बदले में उसको क्या दे रहा है, इतने से चावल दे रहा है, इतना सा गेहूं दे रहा है, और उससे कैसे काम चलेगा, उतने से गेहूं उतने से चावल से पेट चलो, काम चलाओ भर भी जाए, बाई चांस कपड़े कहां से आएंगे, बाकी चीजें कैसे बनेंगी, नहीं, किसी को कोई कदर नहीं। तो इसलिए इनके बीच में हमेशा बहुत बड़ी खाई थी, जो सारा का सारा प्रॉफिट था वो ओनर्स यानी लैंडलॉर्ड रख लिया करते थे, और कुछ पैसे या कुछ गेहूं कुछ किसान कुछ थोड़ा सा अमाउंट किसानों को दे दिया जाता था, पीजेंट्स को दे दिया जाता था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, अब इंडिया में सिस्टम क्या, इंडिया में समस्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे खुद के साथ ये समस्या है, हमारे यहाँ भी है, हम लोग पर्सनली बिहार से पर्टिकुलरली। तो अब मान लो कि किसी बंदे के पास 10,000 गज जमीन है, मान लो ये, अब उसने क्या कर दिया, उसने पैदा कर लिया 4 लड़के, अब जमीन बढ़ गई 4 टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में। अब इन 4 लड़कों ने भी 4 बच्चे पैदा कर लिए, लो एक और ये लो फिर से 4 टुकड़े। अब इसने भी 4 लड़के पैदा कर लिए, लो ये भी 4 टुकड़ों में।
उसने भी 4 लड़के पैदा कर दिए। इसकी वजह से होते 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 यानी कि चौथी पांचवी जनरेशन में 10,000 से वो सीधे जमीन मुश्किल से 200-250 गज आपके पास पहुंचेगी। उस 200-250 गज में क्या कर लोगे? ऊपर से एक और समस्या, इसकी 250 का जमीन यहाँ पर है और 250 का जमीन यहाँ पर है, इस जगह पे है। अब ये बंदा करे तो करे क्या? एक तो छोटे छोटे खेत है, ऊपर से बिखरे हुए हैं। एक बंदा उसके 250 गज यहाँ पर है, एक बंदा उसके 250 गज, उसी के 250 गज यहाँ पर है। तो बताओ इतने इतने छोटे छोटे पार्ट में दूर दूर में खेती कैसे करे? तो ये भी एक समस्या थी। तो इसको बेसिकली करना क्या था, इसका यूनिफिकेशन करना था। सरकार ने बाद में एक एक्ट भी लेकर के आई जहां पर बोला गया कि भाई ऐसा है कि सारी की सारी जमीनें क्या कर दी जाएगी, लोगों को आपस में जोड़ दी जाएगी। जैसे किसी की 250 गज यहाँ पर एक भाई की है और बाद साथ में एक और भाई की 250 गज है और यहाँ पर दूसरे भाई की 250 गज और यहाँ पर इसकी 250 गज है, तो ये सारी की सारी एक को दे देंगे, ये सारी की सारी एक को दे देंगे। इस तरीके से ये 500 गज यहाँ बन जाएगी, 500 गज यहाँ बन जाएगी। बेसिकली जमीनों को एक्सचेंज कर लेंगे, छोटे छोटे बिखरे हुए खेत की बजाय एक बड़ा खेत बना लेंगे। ठीक है, ये काम करना था, सरकार ने ट्राई भी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स हो चुका है। होल्डिंग्स यानी कि खेतों का साइज। सबसिस्टेंस आउटलुक यानी कि आज भी फार्मिंग सबसिस्टेंस हो रही थी ना उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे काम उससे पहले, जहां पर उतना ही उगाया, जिनके पास अपने खेत थे उतना ही उगा पा रहे थे जितना बस खा रहे थे, बस काम, बस उससे ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, खा रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी? पहली बात तो हैंडीक्राफ्ट डीकी हो गया था, नहीं बर्बाद हो गया था। हैंडीक्राफ्ट जानते हैं ना, छोटे छोटे आर्टिशंस होते हैं, डिजाइनर चीजें बनाते हैं, कुम्हार वगैरह सब जो होते हैं, और शॉल बनाने वाले, स्वेटर बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले हाथ से चरखी से, ये खत्म कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? अंग्रेजों ने क्या किया, अब एक बंदा शॉल बना रहा है, उसने पूरे 1 महीने का टाइम लगाया और 1 महीने में शॉल बनाई, और शॉल कितने की बिक्री है? मान लो 1000 रुपए की बिक्री है। एक तरफ सेम अंग्रेजों ने वही शॉल मशीनों से बनाई है, मशीन एक दिन में वैसे पर डे 10 शॉल बना रही है। ठीक है, अब वही चीज अंग्रेज कितने का बेच रहे हैं? 100 रुपए का बेच रहे हैं। अब बताओ, आप अंग्रेजों का बना बनाया ये वाला शॉल खरीदोगे, 1000 रुपए वाला शॉल खरीदोगे? जाहिर सी वाला खरीदोगे, इसको डिनाई कर दोगे। इससे बोला गया डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इस तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। कैसे? मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन कर करके। और ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स कहां से आए? ये लंदन से आए। इसका रॉ मटेरियल ऊन कहां से आया? वो इंडिया से निकला था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी कि ऐसी टैरिफ पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देती थी। जैसे मान लो कि आपने यही शॉल, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ये लोग आपके सामने यहीं पे लिख लेते हैं। मान लो कि आपने एक शॉल मंगाया है ब्रिटिशर्स से जो कि 100 रुपए का है, इस पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, जीरो है। अब ये कितने का पड़ेगा इंडिया में? 100 रुपए का पड़ेगा। अगर आपने किसी और से, फ्रेंच आदमी से 100 रुपए का शॉल खरीदा है, तो ब्रिटिशर्स कहते थे भाई इस पर 50 रुपए तुम्हें टैक्स दो, कितने का हो जाएगा? 150 रुपए का हो जाएगा। तो क्या फ्रेंच वाले का सामान बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा। किसका बिकेगा? ब्रिटिशर्स वाले का बिकेगा। एक और एग्जांपल, मान लो कि आपने खुद यहीं पे इंडिया में शॉल बना लिया, कितने रुपए का बना है वो? जी मान लो बना है वो 80 रुपए का, आप सोच रहे हो कि 20 रुपए प्रॉफिट बेच के 100 रुपए का बेच लूं, लेकिन सरकार कह रही है 100 रुपए में से चाहे जितने का ही बेचोगे, हमें इसमें से 25% टैक्स चाहिए। अब मान लो 25 रुपए अपने सरकार को दे दिया, आपको कितना मिला? 75 रुपीज। आपका बना कितने का? ये 80 रुपए का। बिक कितने का? 75 रुपीज का है, क्योंकि 25 रुपए का तो टैक्स सरकार को चले जा रहा है। तो आपका धंधा क्या होगा? आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। यही सेम हुआ। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आगे बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। रेलवेज को खूब बढ़ाया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अपने मतलब के लिए, रॉ मटेरियल निकालने के लिए, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी का तेजी में पहुंचाने के लिए। लो कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश गुड, जैसे बताया मैंने, क्योंकि वही इंपोर्ट होने पे जो है, पहली बार तो मशीन से बने हुए थे, और इंपोर्ट होने पे कोई कस्टम ड्यूटी यानी कि कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ किंगडम्स। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सारे किंगडम्स हुआ करते थे, सारे राजे महाराजे हुआ करते थे, उनको धीरे 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 खत्म कर दिया। और जो बचे भी, उन पे क्या क्या पॉलिसी लगा दी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पता नहीं कुछ पॉलिसी थी, आपको याद होगा, रानी लक्ष्मीबाई का इसी वजह से अंग्रेजों से युद्ध हुआ था कि अपना बेटा होगा तभी वंश आगे बढ़ेगा। उसमें भी क्या है, आपका राज्य आपका नहीं है, आपको जो है रॉयल्टी मिलती रहेगी, फिक्स तनख्वाह मिलती रहेगी। आपका राज्य का सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। और जितने जो राज्य थे उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला गया, यानी प्रिंसेस स्टेट्स बोला गया, जो किसके अंदर आते हैं? महारानी के अंदर में आते हैं, क्वीन विक्टोरिया के अंडर में आते हैं, जो ब्रिटिश की महारानी थी। ठीक है, लॉस ऑफ स्किल्ड आर्टिसन धीरे धीरे खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि कैपिटल की कमी थी। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट खत्म थी। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया हैड लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मैंने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में सिर्फ वही इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी जो ब्रिटिश को बेनिफिट देती थी, और जिसमें कुछ खास बेनिफिट इंडियंस को नहीं होता था। ठीक है, जैसे कि आयरन रोड से बिल्कुल साफ करके लोहा निकालना, बस इतना छोटा मोटा काम।
नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम ना सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे किसके? रॉ मटेरियल के। और आप बिलीव नहीं करोगे 1947-48 वो आखिरी साल था जब हमारा फॉरेन ट्रेड ना सरप्लस में था। किसमें था? सरप्लस में, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। हम बेनिफिट में थे, मतलब पॉजिटिव में थे। लेकिन समस्या ये है, इस एक्सपोर्ट का सारा बेनिफिट किसको जा रहा था? ब्रिटिशर्स को जा रहा था। उन्होंने इस तरीके से सिस्टम बिठाया ना कि उनको कुछ भी 1 रुपया यहाँ पे ना करना पड़े, बस यहां से टैक्स के नाम पे यहां से बहुत सारा रॉ मटेरियल निकालें, लंदन ले जाएं, उसका फिनिश गुड बनाएं, इंडिया में बेचे, बाकी दुनिया में बेचे। उनका ये पर्पस है। उन्होंने इस तरीके से एक जाल बुना कि किसी भी तरीके से बस इंडियंस को पेमेंट ना करनी पड़े, या इतनी कम पेमेंट करनी पड़े जो कॉस्ट से भी कम हो। ठीक है, तो अब एक्सपोर्टर थे, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा था? इसका ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। ठीक है, मोनोपोली कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल इंडिया के ट्रेड पे किसका था? ब्रिटिशर्स का था। सरप्लस ट्रेड था, लेकिन बेनिफिट किसको मिला था? ब्रिटिशर्स को मिला था। अभी मैंने पॉइंट रिपीट किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं डेमोग्राफी पे। हाँ, डेमोग्राफी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारे देश की जनता की क्या हालत थी उस टाइम पे, उसकी बात करेंगे। हाई बर्थ हाई डेथ रेट, यानी हर 1000 लोगों पे 48 बच्चे पैदा होते हैं, हर 1000 लोगों में से 40 लोग मर जा रहे थे। यानी ये बहुत ही ज्यादा हाई है अभी एट प्रेजेंट, बहुत ज्यादा हाई है अभी एट प्रेजेंट। मेरे ख्याल डेथ रेट, बर्थ रेट जो है वो 2.1 के आसपास है, और डेथ रेट मेरे ख्याल से 1.6 के आसपास है इंडिया की। राइट, तो सोचो कितना बड़ा गैप है, यानी कितने ज्यादा लोग बच्चे पैदा कर रहे थे, लेकिन बच्चे ज्यादा पैदा हो भी रहे थे, ज्यादा मर भी रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, यानी हर, मतलब ये लगा लो हर 5 में से एक बच्चा मरेगा ही मरेगा। 218 आउट ऑफ 1000, यानी हर 1000 में से 218 एवरेज बच्चे एक साल पूरा भी नहीं कर पा रहे थे, मर जा रहे थे। बहुत बुरा हाल था। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडियंस की एवरेज एज से 32 साल हुआ करती थी, एवरेज एज है, जो प्रेजेंट में लगभग 69-70 ईयर्स के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। लिटरेसी रेट, सिर्फ 7% औरतें पढ़ी लिखी थी और 16% ओवरऑल पूरी जनसंख्या पढ़ी लिखी थी। तो मेल्स यहाँ पता कितने बनते हैं? 16, 7, 23, लगभग 23-24% के आसपास मेल्स पढ़े लिखे थे। लेकिन ये मानने वाली बात नहीं, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, ये नंबर मुश्किल से मुश्किल 5-10% होगा। लेकिन चलो डेटा है, जो बुक्स कहती है उसकी बात मानेंगे। बुक मैंने यूज करी है TR जैन इस चैप्टर को की PPT बनाने के लिए। ठीक है, रेफरेंस बुक। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आई गेस यही लास्ट। हाँ, अच्छा, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। आजादी के टाइम पे इंडिया के ऑक्यूपेशन की क्या की हालत थी, मतलब ऑक्यूपेशन कैसा था, यानी कि कितने लोगों को रोजगार किस इंडस्ट्री ने दे रखा था। तो प्राइमरी, यानी और प्राइमरी के अंदर मेनली क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लोगों को 70% लोगों को रोजगार मिल रखा था, और ये ना कुल मिला करके हमारे GDP का 50% कंट्रीब्यूट करे थे। इंडस्ट्रीज में लगभग 10% लोगों को रोजगार मिल रखा था, जो लगभग मेरे ख्याल से 18% के आसपास कंट्रीब्यूट करे थे। और सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी में लगभग 18% लोगों को रोजगार मिल रखा था, और इन्होंने 32% GDP कंट्रीब्यूशन दे रखा था। ये GDP यानी कुल मिला के अगर एक देश अगर 100 रुपए कमाता है और 100 इंप्लॉइज है, तो 72 लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, 10 लगे हुए हैं प्रोडक्शन में, 18 लगे हुए हैं सर्विसेज में, बैंकिंग वगैरह सर्विसेज, पुलिस वगैरह की सर्विसेज में। और अगर ये 100 लोग 100 रुपए कमा रहे हैं, तो ये 72 लोग कुल मिला के 50 रुपए कमा रहे हैं, ये 10 लोग मिलकर 18 रुपए कमा रहे हैं, और ये 18 लोग मिलकर 32 रुपए कमा रहे हैं। ये सिचुएशन थी। रेलवेज लिमिटेड थी, मोस्टली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए थी। पोर्ट्स थे, लेकिन सारे के सारे जो थे उनमें ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और उन्होंने अपने मतलब के लिए पोर्ट्स बना रखे थे। पोस्टेज और टेलीग्राफ सर्विसेज उन्होंने शुरू करी। इन्होंने, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पोस्टेज और टेलीग्राफ और कम्युनिकेशन और टेलीफोन सर्विसेज शुरू करी, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज थी। हालांकि उन्होंने ये अपने बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन इससे हमें बेनिफिट मिला था। ठीक है, रोड्स वगैरह बनाना शुरू किया उन लोगों ने। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे कि वाज देयर ओनली नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या ब्रिटिश रूल का सारे नेगेटिव इंपैक्ट थे? नहीं, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जो पर्सनली मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन हुआ इंडिया का। क्या हुआ? इंटीग्रेशन। यानी अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो आज जो भारत देश आप देख पा रहे हो, इतना बड़ा मैप नहीं होता इंडिया में। जब क्योंकि वो उसमें पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है, उस टाइम पे उस पूरे इंडिया में लगभग 600 के आसपास रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स थी। अगर मान लो ब्रिटिशर्स नहीं आते, और यानी कि जाहिर उन्होंने कुछ राज्य जीते भी थे, कुछ एरिया के राजाओं को उन्होंने खत्म भी किया था, तो लगभग यही इंडिया ना 1000 अलग अलग देशों में छोटे छोटे पार्ट में होता, 1000 छोटे छोटे पार्ट में, कि हर जगह पे छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, और यानी कि उतने सारे देश बनते। तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से क्या हुआ? बेसिकली हम मॉडर्न चीजें सीखे, हमें पता लगा देश कैसे चलाते हैं, और हमारा देश इंडिया बनकर के तैयार हुआ। ब्रिटिशर्स ना होते तो इंडिया ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा साइज का इंडिया नहीं होता। कमर्शियल आउटलुक हुआ फार्मर्स का, यानी फार्मर्स को पता लगा कि भाई सिर्फ उगाना और खाना नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करनी, कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है,
फिर आप बोलोगे सर ज्यादा उगाना, बेचना, कमाना, खाना, अगर ये एक पॉजिटिव था तो सर नेगेटिव क्यों बोला? अरे उस टाइम वो नील की खेती करते थे ना, इंडिगो की खेती करना पूरे पूरे कंप्लीट ईयर करना, तो समस्या ये थी। और कंटिन्यूस इंडिगो की खेती नहीं करनी थी, इंडिगो की खेती करनी है फिर कुछ ब्रेक देना है जमीन को, रोटेशन फार्मिंग करनी है, साइंटिफिक फार्मिंग करनी है, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नए तरीके की मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, नए नए सेक्टर्स एमर्ज हुए, उनसे नए तरीके की जॉब्स क्रिएट हुई। कंट्रोल ऑफ क्राइम छोड़ दो, बेकार है, खुद वो क्रिमिनल थे, वो क्या क्राइम कंट्रोल करेंगे। मॉनेटरी सिस्टम, उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम स्टैंडर्डाइज किया, उन्होंने बताया कितने पैसा छपेगा, कौन सा सेंट्रल बैंक होगा, आरबीआई उन्होंने बनाया, सारे रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का एक परफेक्ट सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से इतने बड़े साइज का देश चल पा रहा है, ये अंग्रेजों की वजह से हो पाया। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस ये तो लास्ट स्लाइड है, हाँ बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू नाइस डे। और बाकी कुछ कमी लगी, कुछ खामी लगी मुझे बताना, वीडियो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रखी है आजकल, तो बाकी फिर भी कोशिश की जाएगी मैं और वीडियोस बनाकर डालूँ आपके फाइनल एग्जाम 18 तारीख से पहले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू नाइस डे।